पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे उत्प्रेरण के बारे में। इसके साथ ही हमने उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में पढ़ा। वे उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाई धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम बात करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में। तो उत्प्रेरण के प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रकार वैसे दो प्रकार होते हैं। बांटने का आधार क्या था कि भाई दो प्रकार कौन कौन से हैं, किस आधार पर इनको बांटा गया। तो कोई भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद और तीसरा उत्प्रेरक। इन तीनों का मुख्य रोल होता है किसी भी रिएक्शन में। तो अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इन तीनों की जो प्रावस्था है, अवस्था है, उसके आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। किस किस के आधार पर भाई? अभिकारक, दूसरा नंबर 2 आता है उत्प्रेरक व उत्पाद। इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। तो उत्प्रेरण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है सममांगी उत्प्रेरण और नंबर 2 आता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो इस पार्ट में हम सममांगी उत्प्रेरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उत्प्रेरण के प्रकार पता चला, उत्प्रेरण के प्रकार पता चले होंगे। तो उत्प्रेरण के प्रकार दो प्रकार हैं, सममांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। बांटने का आधार क्या है? अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। तो उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बात कर लेते हैं हम सममांगी उत्प्रेरण के बारे में। चलिए, सममांगी उत्प्रेरण किसे कहेंगे? सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद, तीनों की बात कर रहे थे हम, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो वह प्रक्रिया सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है। परिभाषा क्या है? अभिकारक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, दूसरा उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की जो भौतिक अवस्था है, अवस्था से मतलब है कि ठोस अवस्था में हो या फिर द्रव में हो या फिर गैसीय अवस्था में हो, लेकिन तीनों एक ही अवस्था में होने चाहिए। वो प्रोसेस है, वो रिएक्शन कौन से उत्प्रेरण का उदाहरण होगी? सममांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगी। यह है सममांगी उत्प्रेरण की परिभाषा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल है सीसा कक्ष विधि का। सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका ऑक्सीकरण होता है। तो SO2 गैस है, इसका ऑक्सीकरण करवा दें, दोनों ले लेते हैं ऑक्सीजन से,
ये भी गैस है। उत्प्रेरक क्या है इसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी क्या है? गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। बनेगा क्या? ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा। भाई दो अणु है, दोनों के लिए एक एक ऑक्सीजन ऐड होकर के किस में बदल जाएगी? 2SO3 में बदल जाएगी। और ये भी क्या बनी? गैस बनी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखने वाली बात क्या है इस अभिक्रिया में? ये तो हो गए हमारे पास में अभिकारक। कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। भौतिक अवस्था कैसी है अभिकारक की? गैस है। उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये क्या है? उत्प्रेरक। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और बना क्या है? उत्पाद। ये कौन सी अवस्था में? ये भी गैसीय अवस्था में। परिभाषा समझ में आ गई? भाई अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। कहने का मतलब यह है कि भाई तीनों की जो भौतिक अवस्था थी क्या है? गैसीय अवस्था है। कौन से उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है ये? सममांगी उत्प्रेरण का। चाहे वो गैस में हो, चाहे द्रव में हो, या फिर ठोस में हो, सॉलिड स्टेट में हो। तो ये था एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लें हम, नंबर 2। एथिल एल्कोहल है, एथिल एसिटेट। एथिल एसिटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की जो अभिक्रिया है उसको देखते हैं। एथिल एसिटेट पढ़ा था हमने पिछले पार्ट में, स्वतः उत्प्रेरक में रिएक्शन करवाई थी, जल अपघटन करवाया था। CH3COO C2H5 एथिल एसिटेट है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में। जल अपघटन करवाते हैं तो जल भी क्या है? लिक्विड है, द्रव है। उत्प्रेरक ले रहे हैं अम्लीय माध्यम में, HCl ले लेते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं अम्ल के रूप में। ये भी क्या है? लिक्विड फॉर्म। रिएक्शंस करवाई थी। उत्पाद भी याद हो तो कि भाई शुरुआत में क्या करता है? जल रिएक्शन करता है, H आयन क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल का जैसे ही निर्माण होता है तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। स्वतः उत्प्रेरक में पढ़ा था। तो ये यहां से टूटेगा। जल की अगर हम बात करें H+ और OH-, ये नेगेटिव पार्ट एसिटेट, ये एथिल, ये पॉजिटिव पार्ट। तो H आयन इससे क्रिया करेगा, OH आयन इससे क्रिया करेगा। क्या बना? प्रथम पार्ट की बात करें तो CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया लिक्विड अवस्था में। दूसरा ये OH और ये एथिल C2H5OH एथिल एल्कोहल। कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड अवस्था में। तो ये तो हो गया हमारे पास में अभिकारक। दूसरा ये उत्प्रेरक और ये उत्पाद। तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की द्रव अवस्था है। यानी कि तीनों की भौतिक अवस्था कैसी है? एक समान है। कैसा उत्प्रेरण? सममांगी उत्प्रेरण। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में क्या करवा लें? जल अपघटन करवा लें। भाई सुक्रोज है, उसका क्या करवा देते हैं? जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। वो रिएक्शन करवाते हैं। चलिए पॉज करके नोट कर सकते हो उसको।
यहाँ उतार नंबर 3 है। सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में है ये सुक्रोज, जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ, ये भी लिक्विड है। दूसरा अम्लीय माध्यम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4 लिक्विड अवस्था में, जल अपघटन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ऐड होकर के इसका अपघटन होगा, तो एक अणु तो बनेगा ग्लूकोज का और एक अणु बनता है किसका, फ्रक्टोज का। तो क्या बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तो एक बना ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अणुसूत्र दोनों का क्या होता है, समान होता है, बस फर्क होता है इनमें जो समूह पाया जाता है, एक में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, दूसरे में कीटोनिक समूह पाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें अभिकारक, ये हो गया उत्प्रेरक और ये उत्पाद। तीनों की भौतिक अवस्था क्या है, समान है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सममांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल हुआ। तीनों एग्जाम्पलों को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सममांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत सममांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है उसके बारे में, या फिर दूसरा नाम है उसका माध्यमिक या मध्यवर्ती संकुल निर्माण सिद्धांत भी बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक निर्माण सिद्धांत। तो नोट कर सकते हैं। और यदि वीडियो में कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप पॉज करके वीडियो को रिवर्स करके यानी कि बैक चला करके देख सकते हो, दोबारा से प्ले करके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास में सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। या फिर दूसरा नाम है इसका माध्यमिक यौगिक निर्माण सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत निर्माण सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। मध्यवर्ती संकुल जानते हो, यानी कि अस्थायी उत्पाद बनता है, वो सिद्धांत भी बोलते हैं। अब सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि में क्या होता है कि अभिकारक का एक अणु उत्प्रेरक के एक अणु से क्रिया करता है। अभिकारक, दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक क्रिया करके उत्पाद को बनाते हैं। तो अभिकारक का जो एक अणु होता है, वो एक अणु उत्प्रेरक के अणु के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो अस्थायी होता है, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करता है। कैसा होता है वो, अस्थायी होता है। अब मध्यवर्ती यौगिक बन गया यानी कि अस्थायी यौगिक बन गया, वो क्रिया करेगा अभिकारक के दूसरे अणु के साथ में, और दूसरे अणु के साथ में क्रिया करके पहले वाला पहले जुड़ा हुआ था उत्प्रेरक से, अब दूसरा भी जुड़ जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, उत्प्रेरक का, सॉरी उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो माध्यमिक यौगिक निर्माण सिद्धांत क्या है कि अभिकारक के एक अणु उत्प्रेरक अभिकारक के एक अणु के साथ
मिलकर मध्यवर्ती संकुल जो कैसा होता है, अस्थायी होता है, बनाता है, तथा जो ये मध्यवर्ती संकुल है ये तथा मध्यवर्ती संकुल अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया कर उत्पाद में बदल जाता है। उत्प्रेरक जो होता है अभिकारक के एक अणु से क्रिया करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, मध्यवर्ती संकुल बनाएगा, और वो मध्यवर्ती संकुल जो अस्थायी है दूसरे अभिकारक के अणु से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करेगा। कैसे करेगा देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि ए हमारे पास में क्या है, अभिकारक, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, और ये एक्स है, ये क्या है, उत्प्रेरक, इससे क्रिया कर रहा है। प्रथम पार्ट में उत्प्रेरक जो है अभिकारक के एक अणु से क्रिया करके क्या बनाएगा, मध्यवर्ती संकुल बनाएगा। तो क्रिया करके किस किस में बनाया, ये दोनों बंद बना लेंगे, एक्स बन गया, यानी कि क्या बनाए, अभिकारक उत्प्रेरक संकुल, या दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक संकुल। कैसा है ये, अस्थायी। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, पहला ये पार्ट क्लियर है। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, जो ये AX था, ये क्रिया करेगा। अभिक्रिया की अगर हम बात करें, पहले मेन रिएक्शन बता देता हूं। मेन रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे A प्लस B है, ये X उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें बदलता है, AB का निर्माण करता है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसमें क्या है, वो A अभिकारक का एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, ये उत्प्रेरक है, ये उत्पाद प्राप्त हो गया हमें। तो यहां पे अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। प्रथम पद में क्या हुआ, अभिकारक का ये एक अणु था, उत्प्रेरक के अणु से क्रिया करके अभिकारक उत्प्रेरक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण किया। उसके बाद में जो अस्थायी उत्पाद बना है, यानी जो मध्यवर्ती संकुल बना है AX, ये क्रिया करेगा दूसरे पार्ट के साथ में, B पार्ट के साथ में, ये क्या होगा, अभिकारक। तो ये क्या है, मध्यवर्ती संकुल है, अस्थायी है, इससे क्रिया करके किसमें, ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ में, AB बन गया, और जो X था यानी कि उत्प्रेरक, ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन गया, उत्पाद का निर्माण हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है उत्प्रेरक की, जो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, इस तरीके से संपन्न होती है। अब एक लेते हैं रियल एग्जाम्पल, ये तो था वैसे समझने के लिए। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करवा लेते हैं। SO2 लिया, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं हम, हाफ ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन का एक ही ऑक्सीजन है, दो नहीं है, गैस है ये भी गैस। यदि इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक ले रहे हैं, उत्पाद कौन सा बना था, SO3 बना था गैसीय अवस्था में। इसको समझते हैं, तो इसको नोट कर लिया होगा, पोज कर सकते हो, नोट कर सकते हो पोज करके। एग्जाम्पल समझते हैं। इसको
समझने के लिए भाई ए प्लस बी था हमारे पास में, एक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाया, ए बी। ए प्लस एक्स ने क्रिया की, ए एक्स बना अस्थाई, शॉर्ट में बता देता हूं समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। दूसरा क्या था हमारे पास में, फिर ए एक्स ने क्रिया की बी के साथ में और क्या बनाया, ए बी और प्लस में एक्स। ये था एग्जाम्पल। अब मेन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि भाई हमारे पास में SO2 है गैस, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं एक ऑक्सीजन के साथ में। उत्प्रेरक क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और बनता क्या है, SO3। ये रिएक्शन पढ़ी है हमने भी थोड़ी देर पहले। इसको समझते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा भाई, जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्रिया करेगा अभिकारक के एक अणु के साथ में। तो अभिकारक का एक अणु ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, इसके साथ क्रिया करेगा, सेम ये वाला पद है। पहले तो ये रिएक्शन है ही हमारे पास में, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं भाई उत्प्रेरक का अणु किसके साथ क्रिया कर रहा है, अभिकारक के एक अणु के साथ क्रिया करे, चाहे इसके साथ करे चाहे इसके साथ करे, उत्पाद चाहिए पर। इससे क्रिया करेगा, किसका निर्माण होगा, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा, जो कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी, किसका निर्माण हुआ, NO2, यानी कि क्या बना ये, मध्यवर्ती यौगिक, माध्यमिक यौगिक, कैसा, अस्थायी। ये क्या था हमारे पास में, अभिकारक का एक अणु, सॉरी उत्प्रेरक है तो, और ये अभिकारक का एक अणु। ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद, उत्प्रेरक, और ये अभिकारक। देखिए प्रथम पार्ट पहला पद हो चुका है, दूसरे पद में क्या होगा, वो अस्थायी पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है अब ये क्रिया करेगा, NO2 है, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक। ये क्रिया किससे करेगा, दूसरे पार्ट से, यानी अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करेगा। दूसरा अणु अब हमारे पास क्या बचा, SO2 बचा, SO2 से क्रिया करेगा। अब उत्प्रेरक तो क्या करेगा, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करेगा। यहां पे इसने ऑक्सीजन ग्रहण की थी पहले पद में, वापस से SO2 को दे देगा और खुद वापस से पहले था उस अवस्था में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे, ये तो बदल गया SO3 में, और NO वापस से गैसीय अवस्था में आ गया, ये उत्पाद का निर्माण हो गया, ये उत्प्रेरक। इसके अकॉर्डिंग समझ में आया, जो समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि थी, माध्यमिक यौगिक निर्माण सिद्धांत है, क्या कह रहा है कि भाई उत्प्रेरक जो होते हैं अभिकारक के एक अणु से क्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जो कैसा होता है, अस्थायी होता है। उसके बाद में वो अस्थायी पार्ट अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करता है और उत्पाद में बदल जाता है। एक एग्जाम्पल कर लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एथिल एल्कोहल का। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल। नंबर 2, दो अणु है, एथिल एल्कोहल का नहीं, एस्टर का एग्जांपल लेते हैं। एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है, इसका H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, अपघटन करवाते हैं। अपघटन कैसे होगा,
इसको थोड़ा खोल करके लिख देता हूं मैं। एस्टर का निर्माण होता है इसमें, C2H5OH है, दो अणु है हमारे पास में C2H5OH। तो यहां पे क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा H2O, और अब बाकी क्या बचा हमारे पास में C2H5O C2H5, यानी कि किसका निर्माण हुआ, C2H5O C2H5, एस्टर बोलते हैं, सॉरी ईथर, निर्माण हो गया इसका। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, उत्पाद है ये दोनों, ये उत्प्रेरक है और ये क्या है, अभिकारक। अब इसको समझते हैं सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के अकॉर्डिंग, यानी कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। प्रथम पद में यही होगा, दूसरे में ये होगा। अभिकारक के दो अणु है हमारे पास में, दो हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, C2H5OH प्लस C2H5OH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले पद में क्या होगा, क्रियाविधि की अगर हम बात करें, प्रथम पद में क्या होगा, वे उत्प्रेरक अभिकारक के एक अणु से क्रिया करके मध्यवर्ती अस्थायी संकुल का निर्माण करेगा। देखिए यहां पे H2SO4 प्लस में क्या होगा, C2H5OH, क्लियर है। अब यहां पे ये तो क्या है, अभिकारक का एक अणु, और ये क्या है, उत्प्रेरक। ये क्रिया करेगा और किसका निर्माण होगा, माध्यमिक यौगिक का निर्माण होगा, जो कैसा होगा, अस्थायी होगा। देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन करेगा, जल का एक अणु निकलेगा, OH है यहां पे, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के किस में बदल जाएगा, एक तो H2O में, और बाकी क्या बचा हमारे पास में, C2H5, एक हाइड्रोजन यहां पे बचा HSO4, C2H5HSO4, ये क्या बना, मध्यवर्ती संकुल, कैसा है, अस्थायी। चलिए अब ये जो मध्यवर्ती संकुल है दूसरे पार्ट के साथ क्रिया करेगा, एक बार इसके साथ क्रिया कर लिया, अब इसके साथ करेगा दूसरे अभिकारक के अणु के साथ में। तो दूसरे पद में क्या होगा, सेकंड पद में C2H5HSO4 है, ये क्रिया करेगा किसके साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में, C2H5OH के साथ में। इसमें क्या होगा, देखिए अब वापस से यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आएगा, इसके साथ वापस से जुड़ जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, H2SO4 में। उत्प्रेरक वापस से प्राप्त हो गया हमारा, और बचा क्या हमारे पास में, C2H5 और ऑक्सीजन, यानी कि ये इधर C2H5O C2H5 ईथर उत्पाद। इस तरीके से क्या प्राप्त हुआ, हमें उत्पाद का निर्माण हुआ। दो एग्जाम्पल पढ़े, सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि समझ में आई होगी कि भाई सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, उसमें उत्प्रेरक है अभिकारक के एक अणु से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाता है, फिर वो अस्थायी यौगिक दूसरे अभिकारक के अणु के साथ क्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है। ये थी सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि या माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। उसके बाद में जो माध्यमिक सममांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, इसमें कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी, उन कमियों की अगर हम बात करें तो
दो तीन बातें हैं, उनका हम इसके आधार पर स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। पहला है विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को इसके द्वारा नहीं समझा जा सकता है। विषमांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है उसका स्पष्टीकरण ये नहीं देती है। उसके बाद में उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में भी नहीं बताती है ये। उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष के बारे में भी जानकारी नहीं देती है। और तीसरी अगर हम बात करें, सक्रिय केंद्रों के महत्व के बारे में भी नहीं बताती है। भाई कोई भी रिएक्शन होती है तो जिस स्थान पर रिएक्शन होती है वहां पर सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं भाई आने वाले अणुओं को जोड़ने के लिए। तो इन तीन चार बातों का जो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है स्पष्टीकरण नहीं देती है। स्पष्टीकरण किन किन बातों का नहीं दे रही है? विषमांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता इस सिद्धांत के आधार पर। दूसरा क्या है कि भाई सक्रिय केंद्रों के महत्व है, सक्रिय केंद्रों का महत्व है, उसका भी क्या महत्व है उसके बारे में भी नहीं बताता है। तीसरा क्या है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में भी कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। अब बात आती है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़े थे उन्हीं को हम उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष बोल सकते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायता करते हैं, अभिक्रिया से उत्पाद बनाने में सहायता करते हैं। और विष क्या किसे बोल सकते हैं कि अभिकारक की से उत्पाद में बदलने के जो वेग है उसको कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में सीधी सी बात यह है कि भाई जो धनात्मक उत्प्रेरक है उनको उत्प्रेरक वर्धक बोल सकते हैं, सक्रियता को बढ़ाते हैं। और दूसरा उत्प्रेरक विष किसे बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा सीधी सेट कर सकते हैं इसमें कि भाई वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, उत्पाद बनने की क्षमता को कम कर देते हैं, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में और उसमें इन दो तीन पॉइंट हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।